नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक के YouTube चैनल में मैं जगमोहन कश्यप एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ या इसी को कहते हैं विशलदेव चौहान। विशलदेव चौहान 1153 से 1163 तक शासक रहते हैं। अब देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहानों के अंदर एक महत्वपूर्ण शासक है। इनके जो पिता थे वो आनाजी या अर्नोराज थे। आनाजी या जिनको अपने अर्णोराज कहते हैं, इनके पिता थे। आनाजी या अर्णोराज की जो हत्या है वो जगदेव ने की थी। जगदेव ने इनकी हत्या की थी। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं विशलदेव? सबसे पहले जगदेव को गद्दी से हटाते हैं और सिंहासन प्राप्त करते हैं। जगदेव को गद्दी से हटाकर सिंहासन है वो प्राप्त करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ जो है उनकी उपाधि है कवि बांधव। कवियों का भाई। ध्यान में रखना है, कवि बंधु भोज परमार को कहा जाता है। कवि बंधु भोज परमार को कहा जाता है और ये है कवि बांधव। इसके बाद में देखिएगा, शैव धर्म के उपासक थे। शैव धर्म के उपासक थे। फिर देखिएगा, इनके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे बेबरा या खेतड़ी युद्ध कहते हैं। खेतड़ी युद्ध, ये युद्ध 1162 में होता है और इस युद्ध की जो अपने को जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस युद्ध की जानकारी है वो अपने को अशोक के शिवालिक अभिलेख से मिलती है। अशोक के शिवालिक अभिलेख से अपने को इसकी जानकारी है वो मिलती है। इस युद्ध के अंतर्गत देखिए, विग्रहराज जो है वो गजनी के शासक खुसरो मलिक को पराजित करते हैं। इस युद्ध में वो जीत प्राप्त करते हैं और यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने मुस्लिम सेना का सफाया किया। या रवि प्रभ जो सूरी है उनके भी स्तंभ लेख से अपने को ये जानकारी मिलती है कि विग्रहराज ने मुस्लिम सेना का सफाया है वो किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशलदेव चौहान आनाजी अर्णोराज के पुत्र थे। आनाजी की हत्या जगदेव ने की थी, तो जगदेव को गद्दी से उतार कर शासक बनते हैं। उपाधि इनकी कवि बांधव की है। शैव धर्म के उपासक थे। बेवरा या खेतड़ी युद्ध में वो गजनी शासक है खुसरो मलिक को पराजित करते हैं। अब देखिए, कवि बांधव की उपाधि है कवियों के आश्रयदाता थे, स्वयं भी विद्वान थे। तो देखिएगा, जो विग्रहराज चतुर्थ थे वो स्वयं विद्वान थे
और वो स्वयं विद्वान थे, तो उन्होंने क्या किया, हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये अपने सारी बातें करेंगे। तो हरिकेली नाटक भाषा संस्कृत, भाषा इसकी संस्कृत। उल्लेख या वर्णन इसमें किसका है, उल्लेख या वर्णन इसमें शिव अर्जुन युद्ध का, शिव अर्जुन युद्ध का, शिव अर्जुन युद्ध का इसमें उल्लेख है। महाभारत में शिव और अर्जुन का युद्ध दिखाया जाता है, जब अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए हिमालय जाते हैं तब, तो उसका वर्णन है। अब देखिएगा इस नाटक की पंक्तियां कहाँ अंकित हैं, पंक्तियां अंकित हैं, यानी कि इसकी लाइनें हैं वो वर्तमान में कहाँ लिखी गई हैं। तो इसकी लाइनें हैं वर्तमान में 2 स्थानों पर हैं। फर्स्ट, ढाई दिन के झोंपड़े पर, ढाई दिन के झोंपड़े पर, और 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पे है, अजमेर में है। इसकी भी अपने इसी वीडियो में बात करेंगे। दूसरी इसकी पंक्तियां यानी कि इसकी लाइनें कहाँ अंकित हैं, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। कहाँ, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय जिन्हें आधुनिक भारत का पिता या अग्रदूत कहा जाता है, वो इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्मारक पर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां हैं वो लिखी हुई है। अब देखिएगा जो हरिकेली नाटक है इसमें भाषा प्रवाह इस प्रकार का है कि हरिकेली नाटक पर किलहोरन नामक जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, वो विग्रहराज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह का मतलब विग्रहराज, वह उन हिंदू शासकों में से एक थे जो कालिदास और भवभूति की होड़ करते हैं। यानी कि इसमें समझ समायोजन इस प्रकार का था कि कालिदास के साहित्य और भवभूति के साहित्य के इस नाटक को समतुल्य बताया गया। तो कालिदास की यदि बात करें, कालिदास गुप्तकालीन विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न थे। 7 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम और वसी। और उन्हें कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है या रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा जाता है। तो उनसे तुलना कर दी किसने, किलहोरन ने। दूसरी तुलना वो करते हैं भवभूति से। तो भवभूति का ग्रंथ है मालती मालव, जिससे अपने को कछवा राजवंश की प्रारंभिक जानकारी है वो मिलती है। दूसरे पार्ट में यदि अपने बात करें तो इनके आश्रित विद्वान, इनके बहुत सारे आश्रित विद्वान थे, इसी कारण इन्हें कभी बांधवी भी कहा जाता है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आश्रित विद्वान था वो था सोमदेव। और सोमदेव का ग्रंथ ललित विग्रहराज इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या तो सोमदेव के ग्रंथ का नाम या ललित विग्रहराज ग्रंथ किसने लिखा। HM 2018 लेटेस्ट में भी आ चुका है। और ये विग्रहराज और इंद्रपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी है, इंद्रपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी है। तो विग्रहराज स्वयं विद्वान थे, हरिकेली नाटक, उसके बहुत सारे आश्रित विद्वान, सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखिए कि विग्रहराज जो चतुर्थ थे उनके द्वारा
कुछ निर्माण कार्य करवाए गए, तो उन निर्माण कार्यों की भी अपने बात करेंगे। तो विग्रहराज है वो कौन कौन से निर्माण कार्य है वो करवाते हैं। तो देखिएगा, निर्माण कार्य यहाँ भी दो तरीके से या दो मैं ये कहूँ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है वो करवाते हैं। पहला वो निर्माण कार्य क्या करवाते हैं, बिसलपुर बांध का, बिसलपुर बांध का। और बिसलपुर जो बांध है वो राजमहल गांव टोंक के अंदर है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। एक तो ये है कहाँ, राजमहल गांव टोंक में। दूसरा आपने याद रखना है, राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना। फिर देखिए, जल आपूर्ति ये योजना कहाँ कहाँ करती है, जल आपूर्ति। तो जल आपूर्ति में आपने इंपॉर्टेंट 3 जिले ध्यान में रखने हैं जहां ये जल आपूर्ति करती है, जयपुर, टोंक और अजमेर। और 2-3 बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस जिले में ये जल आपूर्ति नहीं करती है, तो दोनों ही तीनों बार ऑप्शन जो था चौथा वो भीलवाड़ा था, तो भीलवाड़ा में ये जल आपूर्ति नहीं करेगी। इसके बाद में देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में। इसे सरस्वती मंदिर या सरस्वती कंठागार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरस्वती मंदिर या सरस्वती कंठागार, सरस्वती मंदिर या सरस्वती कंठागार भी कहते हैं। अब देखिएगा, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया, कौन तुड़वाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम, जब अजमेर पे अधिकार होता है तब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तुड़वा देता है और तुड़वा कर क्या करता है, एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। अब देखिएगा, इस मस्जिद में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो ये राज्य की पहली मस्जिद है, राज्य की प्रथम मस्जिद है, राज्य की प्रथम मस्जिद है। दूसरी बात, यहाँ 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स लगता है, उर्स। यहाँ 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स लगता है, इसलिए इस मस्जिद को क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। एक ये मस्जिद जो है वो 16 खंभों पर टिकी हुई है, यानी कि 16 खंभे हैं इसमें, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 16 खंभों का महल भी कहते हैं, 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव की। विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव का काल यानी कि समय चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। या एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि विसल देव या विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो विग्रहराज चतुर्थ चौहानों में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, ठीक है।
अर्णोराज या आनाजी के पुत्र थे। जगदेव को गद्दी से हटाकर शासन प्राप्त करते हैं। अशोक के शिवालिक अभिलेख में इनके बाबरा युद्ध या मुस्लिम सेना पर विजय की बात है वो कही गई है। स्वयं विद्वान थे, हरि के लिए नाटक लिखा। इसके अलावा आश्रित विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है वो लिखा। इन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया जो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर एक मस्जिद बनाई। यह मस्जिद राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, या 16 खंभों पर टिकी होने के कारण इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपने यही ध्यान रखनी है क्योंकि अपने चौहानों में सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं तृतीय, लेकिन विशलदेव का काल चौहानों का सवर्ण काल कहलाता है। या दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम जो चौहान शासक था वो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव था। उससे बाद में दिल्ली के तोमर राजपूत चौहानों के सामंत बन गए और फिर इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। सोमेश्वर जो है वो तोमर राजकुमारी कर्पूर देवी यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की माता से विवाह करता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।